नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी फसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन, गुजरात, आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज का जो मेरा वीडियो है मेरी उसी वेदना और पीड़ा से जुड़ा हुआ है जो मेरे जीवन का एक भाग बन चुकी है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, यह स्पष्ट कर दूं। मैं एक बहुत साधारण शिक्षक रहा हूं, लेकिन जो कुछ परिस्थितियां एक नई स्टेट यूनिवर्सिटी में नई चार दीवारों से शुरू हो सकती थी, उसमें ईमानदारी से जो कुछ किया जा सकता है वो मैंने करने का प्रयास किया था। मैं ये कभी दावे नहीं करता मैंने बहुत ज्यादा पीएचडी गाइड किए, मात्र मैंने 28 पीएचडी गाइड किए हैं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि यदि मैंने जिंदगी में रिसर्च नहीं की तो मैं देश की रिसर्च के बारे में मेरा डिस्कस करने का, चर्चा करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। अक्सर मैं दो वस्तुओं पर, देश की जो परिस्थिति है, दयनीय, चिंतनीय, उस पर चिंता व्यक्त करता हूं। एक है देश में नोबेल पुरस्कारों की संख्या और दूसरा है इसके बिल्कुल विपरीत खेल के मैदान में ओलंपिक पदकों की संख्या। मैं समझता हूं किसी भी राष्ट्र का मूल्यांकन या तो नोबेल पुरस्कार से किया जा सकता है, यहां नोबेल पुरस्कार नहीं तो ओलंपिक में कितने पदक आपने प्राप्त किए हैं उससे किया जा सकता है। 140 करोड़ की आबादी, हमारी जनसंख्या लगभग 820 करोड़ विश्व की जनसंख्या में। अब मैं मूल बिंदु पर आता हूं। परसों रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज नंबर 10 पर एक बहुत ही शानदार कॉलम आईआईटी दिल्ली के एक्स डायरेक्टर और वर्तमान में बिट्स पिलानी के वाइस चांसलर डॉक्टर राव ने लिखा था कि कब हमारे देश से नोबेल पुरस्कारों का अकाल खत्म होगा। यदि मैं सही टाइटल बोल दूं, व्हाट इंडिया कैन डू टू एंड साइंस नोबेल ड्रॉट, दैट वाज द आर्टिकल ऑफ प्रोफेसर राव। यह भी मैं कहूंगा कुछ गिने चुने लोगों की प्रतिक्रिया मैंने सोशल मीडिया पर देखी है। एक भूतपूर्व वाइस चांसलर हैं, उन्होंने फेसबुक पर इस आर्टिकल का पूरा डिपिक्ट करते हुए चिंता व्यक्त की थी, तो दूसरे मेरे किसी आईआईटी के मित्र ने, जो हमारा ग्रुप है, उस पर यह पूरा आर्टिकल कल डिपिक्ट करते हुए विचार करने के लिए सबको प्रेरित किया था। अब प्रोफेसर राव क्या कहते हैं, शायद सबसे पहले मैं उनके टाइम्स ऑफ इंडिया के परसों संडे 13 अक्टूबर के 10वें पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट जो उनका कॉलम है, जो मैंने पढ़ा था और जो कुछ मुझे याद रह सका, उसके चंद बिंदु आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा था क्या कारण है हमारे देश में नोबेल पुरस्कार नहीं आते, और उन्होंने यह कहा था कि किस तरह से हम इस नोबेल पुरस्कार के अकाल को समाप्त कर सकते हैं। उनके कुछ सुझाव थे, सारे सुझाव मुझे याद नहीं है, अखबार मेरे सामने है, लेकिन पढ़ के पता नहीं क्यों बोलने की मेरी कभी अभिरुचि नहीं रहती। उनका जो सबसे सटीक वाक्य था, क्या कारण है हमारे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन में वैज्ञानिकों की संख्या कितनी है? जो उनके आंकड़े हैं प्रोफेसर राव के, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख पर हमारे देश में 266 वैज्ञानिक हैं, लगभग इतने ही होंगे। लेकिन जो मेरी मेमोरी कह रही है, उनके आंकड़े कहते हैं हमारे देश में 1 मिलियन देशवासियों पर, 10 लाख लोगों पर मात्र 226 वैज्ञानिक हैं। जबकि यूएसए, जिसने अभी तक 431 नोबेल पुरस्कार लिए हैं, और यूके, वो भी लगभग 127-28 ले चुका है, उन देशों में 1 मिलियन पर 4400 वैज्ञानिक हैं। यह आंकड़ा मैं नहीं भूल सकता।
4,400 वैज्ञानिक यूके और यूएसए में पर मिलियन पॉपुलेशन पर हैं। कितनी पॉपुलेशन है यूके की, यूएसए की? पर मिलियन 4,400 साइंटिस्ट। हमारे यहां पर मिलियन 266 साइंटिस्ट। किस तरह हम नोबेल पुरस्कार की कल्पना कर सकते हैं? कई बार मैंने पहले भी ये अपनी चिंता व्यक्त की और मुझे अधिकार है, चाहे आप मेरा मजाक कीजिए, उपहास उड़ाइए, एक देश का शिक्षक होने के नाते मैंने शुरू में कहा जिन परिस्थितियों में जो कुछ मैं कर सकता था, मैं बिल्कुल आइडल होकर नहीं बैठा था, मैंने करने का प्रयास किया था। ईमानदारी से जो शोध कार्य हो सकता था उन परिस्थितियों में करने का प्रयास किया था। आज देश की स्टेट यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे तो फिर वो दिल के फफोले जल उठे, सीने की आग से इस घर को तो आग लगी है, घर के ही चिराग से। छोड़ दीजिए, अब क्या कहते हैं प्रोफेसर राव, आप ऐसे वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट तैयार कीजिए। आप अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत देश के रिसर्च कार्य पर खर्च करते हैं, यह चिंता प्रोफेसर राव की भी थी और मैं भी एक छोटा सा शिक्षक होने के नाते चिंता तो व्यक्त कर सकता हूं। हमारे जीडीपी का एक बड़ा हुआ हिस्सा इस देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो शोध संस्थान हैं, चाहे वो सीएसआईआर की लेबोरेटरीज हो, डीएसटी की हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो डीएई की एक लेबोरेटरी है, या डीआरडीओ की हो, या इसरो हो। इसरो तो बहुत बेहतरीन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी जो लेबोरेटरीज हैं उनको विश्व स्तरीय बनाकर किस तरह नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने एक और स्कीम का नाम लिया था प्रोफेसर राव ने, 1000 यूथ। बहुत अच्छा सुझाव है कि आप 1000 युवा देश से छांटिए। यहां मैं नम्र शब्दों में राव साहब से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 1000 का आंकड़ा बहुत कम है और हमारे यहां पर्याप्त धन है। मैं कहता हूं 1 लाख यूथ, या सही बोलूं इंग्लिश में 100,000 यूथ प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। देश के 1 लाख युवा विश्व के विभिन्न भागों में जाकर नोबेल लॉरेट्स के साथ कार्य करें। यह मेरा सुझाव नहीं, प्रोफेसर गर्ग का है। उन्होंने 1000 का था और मैं नंबर को बढ़ा के 1 लाख कर रहा हूं, क्योंकि देश में पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी को बहाना बनाकर यदि युवा वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार के संपर्क में लाने से रोका जाएगा तो वो अपने आप में एक बेईमानी होगी। देश के 1 लाख युवा हर वर्ष विश्व के विभिन्न भागों में जाकर विभिन्न विषयों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर ही क्यों ना हो, इकोनॉमिक्स क्यों ना हो, मेडिसिन क्यों ना हो, उनके साथ रहकर कुछ इंस्पिरेशनल वर्क करें और वो भारत में आकर कुछ ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान जो बनेंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे ताकि इस देश में भी एक नोबेल पुरस्कार का प्रवाह शुरू होगा। मित्रों, ब्रेन ड्रेन पे उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी और मैं भी चिंता व्यक्त कर रहा हूं। ब्रेन ड्रेन इस देश का आज का ही चर्चा का विषय नहीं है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन हमने ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए क्या किया है, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं। यहां थोड़ा प्रोफेसर गर्ग के कॉलम से हट के जा रहा हूं। जिस देश में हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फिक्स पे टीचर्स की नियुक्ति की जा सकती है, या 11वीं और 12वीं के टीचर फिक्स पे 5 साल तक उनको फिक्स पे मिलेगी, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और वो 5 साल की सर्विस उनकी काउंट नहीं की जाएगी। ऐसा मेरे इस देश के कुछ राज्यों में है। यह मैं आत्मविश्वास और चुनौती के साथ कह रहा हूं। महाविद्यालय में, हायर एजुकेशन में फिक्स पे पर टीचर्स को रख लिया जाता है, 5 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आप उसी में पढ़ाइएगा। ठीक है, पढ़ाना चाहिए, चलिए मैं ये कहूंगा, और उसके बाद आपकी ये सर्विस काउंट नहीं होगी। यदि इस प्रकार की शिक्षा नीतियां इस देश में बनती रहेंगी तो क्या प्रोफेसर राव ने जो कॉलम लिखा है उसका कोई अर्थ सामने आएगा? क्या हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान स्थापित करने चाहिए या नहीं?
क्या हमें जो प्रोफेसर राव ने 1000 यूथ प्रोग्राम कहा है, और मैं उसको 100,000 यूथ कहूंगा, क्योंकि 140 करोड़ की मेरे देश की आबादी है, मेरे देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। क्या कहेंगे मित्रों? आज पहली बार मुंह खोल रहा हूं और बहुत दुख के साथ खोल रहा हूं, और जब भी मैं बोलता हूं निर्भीकता से बोलता हूं, मुझे किसी चीज का लालच नहीं होता। कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, ना जाने कितना जुड़ा हुआ हूं, कितनी मैं सेवा कर पा रहा हूं, यह मैं निर्धारण नहीं कर सकता। लेकिन जिस सोसाइटी से मैं जुड़ा हुआ हूं, सौभाग्य से जिसके एक पद पर मैं 2005 से वर्तमान तक पदासीन हूं, उस सोसाइटी में कई बार मैंने भूतपूर्व अध्यक्ष सचिव को कहा था कि हर साल हमारे यहां एक सेमिनार होती है, बड़े बड़े टॉपिक्स पे होती है, रेडियो एक्टिविटी पे होगी, कितनी रिसर्च निकल के बाहर आएगी मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने कई बार यह प्रयास किया था प्रेसिडेंट सर को कन्विंस करने का, आप एजुकेशन की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, इस पे एक परिचर्चा करवाइए। जो भी 6 घंटे की परिचर्चा 5 घंटे की होती है, उस परिचर्चा का जो सार निकलता है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाइए, ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। लेकिन मेरे उस बिंदु पर आज दिन तक मैं लगभग पिछले 20 वर्षों से ये उनसे निवेदन करता, अब मैंने करना बंद कर दिया है, स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि अब सोसाइटी वो राष्ट्रीय सोसाइटी नहीं रही है, अब वो कुछ व्यक्तियों तक सीमित होकर रह गई हैं। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, इसलिए दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरे देश में नोबेल प्राइज की जो स्थिति है, जो शोध संस्थानों की स्थिति है, जो आजकल एक कैप्चरिज्म देश के उपकुलपतियों पर, या कुलपति कहते हैं कुछ राज्यों में, उस पर कब्जा कर लिया गया है। जिस तरह के उपकुलपति कुलपति होंगे, उसी प्रकार की शिक्षा होगी, उसी प्रकार की उनकी सोच होगी, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं। लेकिन इस देश के लिए कम से कम नोबेल प्राइज किस तरह है, इस पर चिंतन कीजिए, ताकि हम प्रोफेसर राव के परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 10 के एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम को सपोर्ट कर सके। अरे यदि नोबेल प्राइज नहीं तो कम से कम ओलंपिक में तो स्थिति सुधार लें। अमेरिका 3100 से ज्यादा मेडल लेके खड़ा है, 1300 से ज्यादा गोल्ड मेडल लेके खड़ा है, और हम 56 मेडल पे खड़े हैं। कब तक ये आत्मसंतोष हमारे अंदर की पीड़ा को उजागर नहीं होने देगा? मैं समझता हूं जो हमारे देश की साइंटिफिक बॉडीज हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उन्हें विषय पर तो सत्र चलते हैं, इनवाइटेड लेक्चर होते हैं, आमंत्रित व्याख्यान आते हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, नो डाउट बहुत ज्ञान मिलता है। लेकिन शिक्षा का कैसे सुधार हो सकता है, क्या इस पर चर्चा के लिए हमारी सोसाइटी एक दिन का समय निकाल पाएंगी? यह हमारे देश के उन विद्यार्थियों के लिए आपका बहुत परोपकार होगा। मैं समझता हूं प्रोफेसर राव के इस कॉलम ने, जो फिर कहूंगा आईआईटी दिल्ली के एक्स डायरेक्टर हैं, वर्तमान में बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कम से कम, जब मैंने परसों उनका आर्टिकल पढ़ा था, मेरे दिल में वही पीड़ा एक जाग उठी थी। जब मैंने कल एक फेसबुक पर देखा था, और उसके बाद शाम को एक हमारी सोसाइटी का जो ग्रुप है व्हाट्सएप, उस पर एक मेरे मित्र ने डाला था, रुका नहीं गया, पीड़ा व्यक्त हो ही गई। और आज तो अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है। कम से कम अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर, उस मिसाइल मैन के जन्म दिवस पर, हम इस देश की शिक्षा को नए आयाम की तरफ बढ़ा सकें, हम विश्वविद्यालयों का स्तर सुधार सकें, हम विश्वविद्यालयों को पहले अच्छे राष्ट्रीय स्तर का बना सकें, चाहे हम शोध संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाएं। फिर एक बात कह दूं, ना जाने क्यों इस दिल में भी आग लगती रहती है। अभी 3 दिन पहले जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज और राष्ट्रीय संस्थानों का सर्वे आया है, मेरे देश का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसकी स्थापना सर जमशेद नौशेरवान टाटा, विवेकानंद जी और मैसूर के राजा ने मिलकर की गई थी। वही आईआईएससी पहले नंबर पर है। लेकिन जब नीचे पढ़ता हूं, आईआईएससी अब टॉप 250 में भी नहीं रहा। जी हां, विश्व के टॉप 250 इंस्टीट्यूशंस में आईआईएससी नहीं रहा, अब वो 250 से 300 के बीच में आ गया है।
कृपया ये जो सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव हैं, कम से कम विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, वो तो राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। आप लोग तो चिंता कर लीजिए। मैं आशा करता हूं जो मैंने निर्भीक होकर विचार व्यक्त किए हैं उस पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। नमस्कार।